ये जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है आज उसका चैप्टर 5 है जो कि मेंडल के रूल मतलब चैप्टर 5 एनसीईआरटी से लिया हुआ है, जिसमें प्रिंसिपल एंड वेरिएशंस आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पे आज मैं चैप्टर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ, जो मैंने कल शाम को आपको टेस्ट के लिए दिया हुआ था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन है, रूल वही है, जैसन रीज़न के वही पुराने रूल ही रहेंगे। रूल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है कि अगर दोनों ऑप्शन सही हैं और रीज़न जो है वो मतलब अजर्सन रीज़न दोनों सही है और रीज़न अजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन 1 होगा। और अगर जो है अजर्सन और रीज़न दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है तो वहाँ ऑप्शन बी होगा। और अगर अजर्सन सही है और रीज़न फॉल्स है तो ऑप्शन सी होगा। और दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स आपको नज़र आते हैं, अजर्सन और रीज़न दोनों, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन 4 होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेंडल वॉज सक्सेसफुल इन हिज हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि मेंडल वॉज सक्सेसफुल इन हिज हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने जो भी हाइब्रिडाइजेशन कराया कैपिटल टी स्मॉल टी वो हुआ। रीजन का स्टेटमेंट ये कहता है कि गार्डन पी प्रूव्ड आइडियल एक्सपेरिमेंट मटेरियल। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, दोनों ट्रू पॉइंट हैं, बट रीजन का अजर्सन से कोई लेना देना नहीं है ना। तो गार्डन पी ने बिल्कुल उस स्टेटमेंट को कुछ करेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, मेंडल यूज्ड ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स फॉर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट फॉर हिज जेनेटिक स्टडीज। तो ये बिल्कुल सही बात है, मेंडल ने जो यूज़ किया था ट्रू ब्रीडिंग मतलब कैपिटल टी जैसे कैपिटल टी, तो बिल्कुल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन को यूज़ किया हुआ था। और यस, वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते थे, मतलब खुद से भी वो पॉलिनेशन कराते थे, सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह वो खुद ही से कराते थे। रीज़न फॉर सेवरल जनरेशन अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब आप बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, तो उन्होंने कई पीढ़ियों तक अपने एक्सपेरिमेंट को कराया। फॉर सेवरल जनरेशन अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, फॉर सेवरल जनरेशन अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स सो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन। कई जनरेशन तक वो ट्रू ब्रीडिंग उसी तरीके से अपने जैसे वो हर जनरेशन में लाते थे उसी तरीके से उसको लाते रहे। तो ये वाला कहीं ना कहीं जो आपका स्टेटमेंट है रीज़न देयर एक्सप्लेन मेंडल फर्स्ट लॉ, मेंडल लॉ को ये एक्सप्लेन करता है, साथ में अजर्सन्स को एक्सप्लेन करता है। जी हाँ, तो यहाँ पे दोनों अगर आपको डाउट है तो दोनों स्टेटमेंट को आप कई दफ़े पढ़ सकते हैं। देखिए, अजर्सन रीज़न में आपको ध्यान रखना है, बहुत क्लू पकड़ना है। मेंडल यूज ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स फॉर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट फॉर हिज जेनेटिक स्टडीज़, और वो इसलिए किया था फॉर अ सेवरल जनरेशन ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स सो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन। जब ये क्या किया था तो बताया गया कि उनका जो ट्रेट था वो बिल्कुल स्टेबल था और एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सेम टाइम का था। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो होगा वो सही है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं अजर्सन से लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे ऑन ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स मेंडल कंडक्टेड क्रॉस पॉलिनेशन। On true breeding lines, Mendel conducted cross pollination experiments। बिल्कुल किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ट्रू ब्रीडिंग में वो क्रॉस पॉलिनेशन किया करते थे। अगर एक कैपिटल टी की ब्रीड है उसको स्मॉल टी से कराते थे तो ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन ही होता था। बाकी कैपिटल टी स्मॉल टी होता था और फिर F1 जनरेशन का जब वो कराते थे तब वहाँ पे वो सेल्फिंग होती थी। तो यहाँ पे आपकी क्रॉस पॉलिनेशन था, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन में यहाँ पे है फॉर सेवरल जनरेशन ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स हैव स्टेबल ट्रेट एंड इनहेरिटेंस। यस, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सेवरल जनरेशन ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स हैव स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, क्योंकि ये हमेशा एक स्टेबल रिजल्ट देते थे जिससे कि मेंडल जो है प्रेडिक्ट जो करते थे वो उसी तरीके से आते थे। तो यहाँ पे रीज़न जो है वो अजर्सन्स को सपोर्ट करता है, तो इस तरीके से ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल विथ रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। यहाँ बोल रहे हैं क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल्स, मतलब कि F1 जनरेशन की क्रॉस ये करा रहे हैं रेसेसिव होमोजाइगस से।
मतलब स्मॉल टी से, तो इज़ अ टेस्ट क्रॉस। यस डेफिनेटली, शायद हम टेस्ट क्रॉस इसी को कहते हैं कि जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस करा दीजिए पेरेंट के स्मॉल टी से, तो इस तरीके की जो क्रॉसेज होती हैं उसको ही हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये एक बिल्कुल सही जो है वो आपका आंसर है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नो रिसेसिव इंडिविजुअल और ऑब्टेन इन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आप कराएंगे क्रॉस को, तो ये वाला जो है आपका, ये वाला जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक स्मॉल टी बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो बढ़िया सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है द प्रोजेनी प्रोड्यूस हैव बोथ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स। ओके, आगे कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि द प्रोजेनी प्रोड्यूस द हैव बोथ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई भी जो इंडिविजुअल्स होता है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है, अगर कैपिटल टी है स्मॉल टी है, उसका कैरेक्टर छुप जाए, मॉर्फोलॉजिकली वो ना दिखाई दे, बट जीनोटिपिकली वो दिखाई देगा ही देगा। तो यहाँ पे द प्रोजेनी प्रोड्यूस बोथ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात है, दिखाई देता है। रीजन द प्रोसेस ऑफ विच कैरेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट प्रोजेनी इज नोन एज इनहेरिटेंस, क्योंकि हम लोग बात ही किसकी कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत क्लोरी ध्यान देना है कि देखिए, द प्रोजेनी प्रोड्यूस है बोथ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स, ये बात तो स्टेटमेंट सही है, दैट इज द ट्रू, बट बहुत सारे बच्चे के इसमें कंफ्यूज होंगे। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज नोन एज इनहेरिटेंस। देखिए, ये लाइन पूरी अलग है, ये एक इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है, लेकिन दिस वन नॉट, मतलब ये कहीं से भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं फॉलो कर रही है कि वो अजर्सन को एक्सप्लेन करे। तो इसलिए ये रीज़न सही तो है, ट्रू तो है, लेकिन इन दोनों का लिंक नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अजर्सन की तरफ। अब यहाँ पे अजर्सन में और ध्यान देते हैं, द प्रोजेनी इन F2 जनरेशन। अब देखिए, F2 जनरेशन की बात किया हुआ है, तो जाहिर तौर पे 3:1 वाली बात किया होगा, मतलब कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ बोला है द प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स टाइप। बिल्कुल मेरे भाई, कैपिटल टी एंड कैपिटल स्मॉल टी, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक आइडेंटिकल हैं अपने पेरेंट्स से। कौन? जैसे मैंने किसकी क्रॉस कराई, सपोज दैट मैंने कैपिटल टी क्रॉस कराई कैपिटल टी स्मॉल टी से ना, तो रिजल्ट आया था कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस की सेल्फिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन में रिजल्ट आपका ये वाला आएगा। तो दैट इज सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है, द प्रोजेनी नो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहीं से आया था। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि प्योर ब्रीड होते हैं, प्योर ब्रीडिंग बता रहे हैं, मतलब प्योर मतलब कि पेरेंट्स कहीं पे घुले मिले नहीं है, दे आर नॉट ब्लेंड, इसका मतलब ये बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जीन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं नजर आ रही है, बिल्कुल पानी की तरह साफ स्टेटमेंट है कि भाई ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आर जीन्स। अब यहाँ पे देखिए, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आर जीन, जीन्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन जब आया हुआ था तो मैं नो डाउट कई जगहों पे मैंने देखा वहाँ पे ऑप्शन बी है, बट एक बात यहाँ पे समझिएगा जरा सा, सबसे ज़्यादा बच्चे क्यों कंफ्यूज हैं, देखो जीन्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और इनहेरिटेंस जो होता है वो हम लोग बेसिकली मान लेते हैं उसको जीन फैक्टर्स, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट तो दोनों सही तो हैं, बट यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वक्त जो होता है वो आपका जीन ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स में, तो दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन कई जगहों पे ऑप्शन बी रखा हुआ है और यहाँ पे मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी में भी हो सकता है, बट मैं खुद बहुत लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ, बट आप ऑप्शन बी को ही सेलेक्ट मानिएगा, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो जीन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ओके दैट्स गुड, समझ में आ रहा है भाई, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन जा रहा है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आर जीन। अब अगर आप इसको ऑप्शन बी के नज़रिए से देखेंगे तो जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो जीन होता है, बट अगर आप इसको इनहेरिटेंस के डेफिनेशन के नज़रिए से देखेंगे तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन पास होगा ही होगा। चलिए खैर, हम यहाँ पे ऑप्शन बी को ही सेलेक्ट करते हैं, टाइम क्या व्यर्थ करना। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जर्सन रीजन का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन इंडिकेट डोमिनेंट कैरेक्टर। बिल्कुल ट्रू पॉइंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डोमिनेंस अकर ओनली इन हेटेरोजाइगस स्टेट, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डोमिनेंस हमेशा अकर कैपिटल टी होगा तो वो भी डोमिनेंस में ही आएगा। तो हेटेरोजाइगस और स्टेट में हमेशा डोमिनेंस अकर नहीं होता है, वो किसी भी केस में होगा डोमिनेंस अकर रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो चीज़ दिखाया हुआ है दैट वाज द रीज़न वाज अ फॉल्स, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि जो है ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एट F2 स्टेज बोथ पैरेंटल ट्रेड्स आर एक्सप्रेस इन 3:1 प्रोपोर्शंस। ओके, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। इन मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन की जब हम क्रॉस देखते हैं तो भाई बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस होने का मतलब ये बोला हुआ है कि ये बात कर रहे हैं फिनोटाइप की, तो इसलिए कैपिटल टी सही है भाई, बिल्कुल सॉरी ये जर्सन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग भी अगर क्रॉस कराते हैं F2 जनरेशन की तो देखे होंगे कि वहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स 3 आपके टॉल आ जाते हैं, एक आपका डॉर्फ आ जाता है, तो रेशियो आता है 3:1 में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल मैं सही मान लिया हूँ। रीजन में चलते हैं। एट F2 स्टेज द कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट ट्रेट सो ब्लेंडिंग, जो F2 स्टेज होती है कहाँ से ब्लेंडिंग का नहीं शो करता है भाई, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब ये बहुत सिंपल सवाल था, ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो इसमें कुछ था ही नहीं सवाल के अंदर, आगे बढ़ जाते हैं। द क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोजेनी एंड आइदर ऑफ पेरेंट टाइप इज अ टेस्ट क्रॉस। F1 प्रोजेनी आइदर ऑफ द पेरेंट्स टाइप इज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो भाई मेरे पेरेंट्स ही ज़रूरी नहीं होता है, उसके लिए रेसेसिव होना जो है वो ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल फॉल्स हो गया है। नंबर 1 रीज़न द क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी एंड डबल रेसेसिव जीनोटाइप इज बैक क्रॉस। गलत बात बोल रहे हैं भाई साहब आप, ये तो आपका होता है टेस्ट क्रॉस, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलता हूँ। अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टर्म एज एलील। ये चीज़ जो यहाँ पे दी हुई है द अल्टरनेटिव जीन होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब जो अपना एक्सप्रेशन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये बात बिल्कुल सही है, उसी को हम लोग एलील कहते हैं। जो पेयर्स में होते हैं वही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देते हैं। ओनली 1 जीन ऑफ एन एलील इज एक्सप्रेस इन एन इंडिविजुअल, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा ओनली 1 जीन नहीं एक्सप्रेस होता है, बहुत सारे जीन भी हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 3 वो एक बिल्कुल सही कैरेक्टर है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ओके, हजरसन की तरफ ध्यान देते हैं। इन मिराबिलिस, अब मिराबिलिस जलापा का नाम आपने पढ़ा हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। सेल्फिंग ऑफ F1 पिंक प्लांट प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड द रेशियो वाज 3:1 आई थिंक। ओके, तो अगर आप एक रेड फ्लावर की क्रॉस एक वाइट फ्लावर से कराते हैं तो द रेशियो कैपिटल R smaller, capital R smaller, capital R smaller and capital R smaller, that's जीनोटाइप एंड all are pink। ओके, सभी के सभी पिंक होंगे, सेम फिनोटाइप एंड सेम जीनोटाइप रेशियो आपका अपीयर होगा, तो इसलिए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन फ्लावर कलर जीन शोइंग कंप्लीट डोमिनेंस, भैया ये भी ट्रू है और ये चीज़ बिल्कुल इसको फॉलो भी कर रहा है, तो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गैमेट्स रिसीव ओनली 1 एलील ऑफ अ जीन। गैमेट्स रिसीव ओनली 1 एलील ऑफ अ जीन। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको बहुत ही केयरफुली समझिएगा। जो गैमेट्स होता है रिसीव ओनली 1 एलील ऑफ अ जीन, तो ये बिल्कुल सही बात है। एक एलील एक जीन, 1 एलील ऑफ अ जीन, एक जीन से एक एलील को ये लेता है।
ड्यूरिंग gametes formation, during gamete formation mitosis takes place lead to formation of haploid cells. कहते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन माइटोसिस टेक्स प्लेस लीड टू फॉर्मेशन। अरे नहीं भाई, माइटोसिस नहीं, यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो माइटोसिस लिखा हुआ है, अगर इसी जगह पे आपकी मियोसिस होती तो मैं बात मान लेता, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, तमाम तरह की चीज़ हमें उसी में देखने को मिलती है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे माइटोसिस नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपसे कभी भी एक्सचेंज की बात करें या वेरिएशंस की बात करें तो दे है मियोसिस। तो यहाँ पे जेनेटिक्स में हमेशा मियोसिस को याद में रखेंगे, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगले की तरफ चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। इन F2 जनरेशन ऑफ प्लांट मिराबिलिस जलापा द पिंक कलर फ्लावर एपियर। कहते हैं कि F2 जनरेशन में प्लांट मिराबिलिस जलापा में पिंक कलर एपियर होंगे। जी हम बिल्कुल एपियर होंगे, क्योंकि ब्लेंडिंग हो चुकी है। मेंडल के लॉ में ब्लेंडिंग नहीं होती है, बट मैंने बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब ब्लेंडिंग हो गई है। तो अगर ब्लेंडिंग हो गई है तो इसका मतलब ये है कि F2 जनरेशन हो या जो भी हो, जब भी वो आएंगे तो पिंक में जरूर आ जाएंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट ऑब्जर्व ड्यू टू एपिस्टेसिस सप्रेशन। नहीं मेरे भाई, वो एपिस्टेसिस नहीं है, दरअसल वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो इसलिए यहाँ पे आप एपिस्टेसिस को नहीं बताएंगे, तो यहाँ पे ये आ गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब, इसका यही रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं एजर्सन की तरफ। अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मल्टीपल एलील के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल बेसिक तौर पे करते हैं। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और ये जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है। और यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा, बी दिया हुआ है, बट यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अगर क्वेश्चन में किसी ने ऑप्शन ए लगाया है तो वो अपने आप को सही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीज़न कहीं ना कहीं एजर्सन्स को ही एक्सप्लेन कर रहा है, मल्टीपल एलील्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कई जगह पे गलतियाँ होती हैं, और वो कई दफ़े इंटरनेट्स पे या जो भी किताबें हैं उनमें भी गलतियाँ निकल जाती हैं। क्वेश्चंस वगैरह में अपने अपने थॉट्स होते हैं। चलिए अब अगले एजर्सन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेनी ऑफ द प्योर लाइन इज़ हेट्रोजाइगस। प्रोजेनी ऑफ द प्योर लाइन इज़ हेट्रोजाइगस। एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा सा। ओके, तो यहाँ पे प्रोजेनी ऑफ द प्योर लाइन इज़ अ हेट्रोजाइगस, ये गलत है, हमेशा याद है। तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। दैट इज़ अ कैपिटल डी स्मॉल डी कभी प्योर लाइन नहीं हो सकता है, दैट इज़ अ कैपिटल टी। तो स्टेटमेंट गलत है। प्योर लाइन आर नॉट प्रोजेनी ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि मैंने ऑप्शन में कभी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है एजर्सन रीजन में कि पहला वाला गलत हो जाए तो दूसरा वाला सही हो जाए, तो ये होगा। बट मैंने बताया एजर्सन रीजन में कभी कभार ऐसे दे सकता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन। प्योर लाइन आर नॉट प्रोजेनी ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे जस्ट उसे उल्टा बोल दिया है भैया, यही वाला पहले बोल देते नॉट हटा करके, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बस सावधानी से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो कहीं ना आएगा। आगे की तरफ बात चलते हैं एजर्सन की तरफ। यहाँ पे मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ हेयरडिटी। नहीं मेरे भाई, मेंडल लॉ, अच्छा लॉ ऑफ हेयरडिटी, हाँ ठीक है, सही बात है। मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ हेयरडिटी, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। रीज़न, मेंडल डिड नॉट परफॉर्म स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम। भैया मेरे यही तो उन्होंने किया था, वन कैरेक्टर वन टाइम के लिए लिया हुआ था मेंडल ने। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो ऑप्शन सी एक करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है ये सब। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे सवाल आपके। अजरसन की तरफ चलते हैं। अजरसन कहता है ओवर एक्सपोजर ऑफ सन टैंस द स्किन इन ह्यूमन बीइंग। अगर आपको पता होगा एल्बिनिज्म डिजीज़ के बारे में, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया हुआ था कि हमारी बॉडी का एक कलर होता है मिलेनिन। अगर ओवर एक्सपोजर टू सन टैंक स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कहते का मतलब ये है कि आप अगर मतलब कि जो यहाँ पे होता है ओवर एक्सपोजर टू सन टैंक स्किन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब कि ज़्यादा एक्सपोज होता है, मतलब बहुत चमकता है। तो यहाँ पे बात बोले हैं कि मेलानिन अपीयर इन द एपिडर्मल सेल विच सेव्स द स्किन फ्रॉम यूवी रेज ऑफ द सन। मतलब अफेक्टेड होंगी ज़्यादा अगर आप सन के कांटेक्ट में आएंगे तो ह्यूमन बीइंग में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये उसी बीमारी की बात कर रहा है एल्बिनिज्म की।
और वो प्रोटेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारे स्किन में मेलानिन होता है, तो मेलानिन अपीयर इन एपिडर्मल सेल, बिल्कुल सही बात होता है। और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच है, क्योंकि बस वही है कि अगर ये नहीं हुए तो ओवर एक्सपोज नहीं होगा सन के सामने, क्योंकि मेलानिन उन्हें कंट्रोल कर लेगा, यूवी राइज को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। 19वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ में। यहाँ पे असर्शन में लिया हुआ है वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड एंड्रोसोम। मेरे भाई एंड्रो वर्ड आया है तो मेलनेस के लिए आता है, जनरली आपको पता ही होगा। एंड्रोसोम जनरली मेल के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बोल सकते हैं हम उसको। रीज़न वाई एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम डिफर फ्रॉम एंड साइज़, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों साइज़ में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट कहीं से भी ये तो नहीं बता रहा है। ठीक है ना। हाँ, वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड एंड्रोसोम, ये लिख देता रीज़न वाई क्रोमोसोम आर मेल क्रोमोसोम, तो ये मैं मान सकता था कि स्टेटमेंट रीज़न फॉलो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो एक करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी सवाल आज का। यहाँ पे लिखा हुआ है असर्शन 20 में डोमिनेंस इज नॉट ओनली एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन और इट्स प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा डोमिनेंस है वो कोई ऑटोनॉमस फीचर नहीं है जीन का और किसी प्रोडक्ट का, मतलब कोई फिक्स फीचर नहीं, ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। ये स्टेटमेंट मैं बिल्कुल सही मानूंगा। रीज़न ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन अफेक्ट। सही बात है, कभी कभी एक सिंगल जीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर को भी अफेक्ट करता है। ये आपने पढ़ा था पॉलीजेनिक में या किसी में स्टेटमेंट मैंने बताया हुआ था कि एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल तो मैं आप बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपकी बॉडी में एक ऐसा जीन ना हो जो लैक्टोज ना परफॉर्म करे, तो उससे अगर आप मेजरली देखेंगे तो अफेक्ट तो एक ही फंक्शन करेगा कि भाई लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन जो है बॉडी के और तमाम फंक्शन भी उससे अफेक्टेड होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू के हिस्से में आता है और इसीलिए ऑप्शन 1 जो है वो सही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंस इज़ नॉट ओनली एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन, कोई ऐसा फिक्स कैरेक्टर नहीं, वो अदर कैरेक्टर को भी अफेक्ट कर सकता है, उसके अदर प्रोडक्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया था। मोर डिटेल के बारे में जानने के लिए चैनल को विजिट करिए, जेनेटिक्स के वीडियोस देखिए, आपको बातें और अच्छी तरह समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पेपर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं। बहुत मेहनत करिए और अपनी कमियों को ढूंढिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।